नमस्कार साथियों। हमने पिछली कक्षा में हिंदी भाषा के बारे में अध्ययन किया था और हिंदी भाषा में स्वरों के बारे में हमने जाना था। आज वर्णों के भेद के रूप में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और उसके बाद में व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और अन्य प्रकार जो भी है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्यंजन। तो हमने वर्णों के विषय में जाना था। वर्ण के कितने भेद देखे थे? तो वर्ण के भेद देखे थे दो। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। मैंने आपको बताया मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। मुख से उच्चारित स्वतंत्र ध्वनि स्वर कहलाती है। और आज हम किन के बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन के बारे में। तो मुख से उच्चारित साधारण शब्दों में देखा जाए तो मुख से उच्चारित अस्वतंत्र ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। आप ये पूछेंगे कि सर अस्वतंत्र ध्वनि क्यों? इसका क्या रीजन है कि यह अस्वतंत्र है? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि व्यंजन है, इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। किनकी सहायता ली जाती है? स्वरों की सहायता ली जाती है। तो आज हम देखें, इसकी परिभाषा देखें तो साधारण शब्दों में ऐसा कहूंगा कि मुख से उच्चारित अस्वतंत्र ध्वनि को व्यंजन कहते हैं। अब ये अस्वतंत्र ध्वनि है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अस्वतंत्र ध्वनि का मतलब क्या है। तो अस्वतंत्र ध्वनि से तात्पर्य यह है हमारा कि क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता ली जाती है। अब परिभाषा तो हमने देख ली कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन के बाद में अब हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के कितने प्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। तो व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार की बात आए तो व्यंजन के मुख्यतः हम देखें तीन प्रकार है। कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। व्यंजन के तीन प्रकार कौन कौन से? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं स्पर्श व्यंजन को। कौन से? स्पर्श व्यंजन। नंबर दो अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। और तीन नंबर है ऊष्मीय व्यंजन। कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन। यह तीन प्रकार है। अब आप देखें स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, जो ये सारे हैं इसके बारे में हम अलग से अध्ययन करते हैं। देखिए, तो पहला हमारा टॉपिक रहता है स्पर्श व्यंजन। ये कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है और साथ साथ में कौन कौन से है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन। अब इस स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं उसका कारण जानो आप। देखो, क, ख, ग, घ और हड़।
सा, छ, ज, झ और य, ट, ठ, ड, ढ और हण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। अब देखिए, आप देखते हैं कि इधर ये 1 2 3 4 5, हमने लाइनें कितनी ली? 5। इधर देखें 1 2 3 4 5, कहने का मतलब है टोटल ये एक इधर से भी 5 है, इधर से भी 5 है, टोटल इन वर्णों की संख्या जो व्यंजन के रूप में इनकी संख्या 25 है। और ये 25 है, ये एक वर्ग बन रहा है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। इनकी संख्या 25 होती है और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में देख लिया। पहला हमारा टॉपिक था स्पर्श व्यंजन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन है, ये कितने हैं उसके बारे में देखें। तो पहले तो हम लिख लेते हैं इनकी संख्या। कौन कौन सा? य, र, ल और व। अब देखें इनकी विशेषता भी लिख लेते हैं। और ये हमारा अंतःस्थ व्यंजन 2 नंबर। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? तो इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4। अब दूसरी चीज देखें आप, अंतःस्थ व्यंजन में आने वाले ये, रे, ले, वे, ये हम देखें तो अर्ध स्वर भी है। आपने हिंदी भाषा में यण संधि के बारे में पढ़ा होगा। और यण संधि में ई, ओ और री, इनसे य, वे, रे बनता है। और साथ में हम देखें, यदि आपने संस्कृत भाषा में पढ़ा है यण संधि को, तो उसमें ई, ओ, री और द्री, ये 4 स्वर हैं। इन चारों स्वरों से य, व, र, ले बनता है। तो मेरे कहने का मतलब है य, व, र, ले, इनका स्वरों का जो है निर्माण हम देखें, व्यंजनों का निर्माण हम देखें स्वरों से होता है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो देखें इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। अब आपको अर्ध स्वर में थोड़ा भी कंफ्यूजन दूर करना है। अर्ध स्वर की बात आ जाए तो हिंदी के अंदर अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या है 3।
पहले तो इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। ई और बड़ी ई, इन दोनों से यदि इसके साथ में इसके साथ में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? यह। और यदि ऊ और ऊ और री और री और ली, मैं आपके क्लियर कर देता हूं, ये दोनों ही संस्कृत के हैं। जिन दोनों स्वरों के मैंने घेरा बनाया है ये दोनों ही संस्कृत भाषा के हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम हिंदी और संस्कृत भाषा को कॉमन लेके ऐसे चलेंगे कि कोई पॉइंट हमारा पीछे न छूटे। तो यहां देखें, यह री जो बड़ा री है और इधर लरी है, ये दोनों ही क्या चीज है? संस्कृत भाषा के स्वर है। मैंने इसको साथ में इसलिए लिया है कि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि मूल भाषा के रूप में देखा जाए। प्रश्न किया है मूल भाषा के अनुसार अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 4। अब यदि उसमें आपको ऐसा पूछ लिया जाए मूल भाषा के अर्ध स्वरों में जो लय स्वर है, अर्ध स्वर लय है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो आपको पता होना चाहिए कि री नाम का भी संस्कृत में स्वर होता है। री बड़ा भी संस्कृत में क्या स्वर है। तो अब देखें आप इनके साथ में जो भिन्न स्वर लाते हैं, भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वरों में इनका नाम य, व, र और ले बनेगा। अब देखें यहां कौन कौन सी आपको बात ध्यान में रखनी है कि यदि आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे य, देखें जो य, र, 3 बताएंगे। क्यों? क्योंकि ई ऊ हिंदी भाषा में स्वर है, इससे यह बनेगा, ऊ से भी बन जाएगा, इधर री इससे भी रे बन जाएगा, लेकिन री हिंदी में है ही नहीं स्वर है, तो फिर अर्ध स्वर कहां से बनेगा? तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अर्ध स्वर है ये हिंदी भाषा में कितने? 3 है। अब आपको मूल भाषा की बात की जाए तो आपको लय भी अर्ध स्वर मानना है। हम नोट लगा के लिख लेंगे, ये इतना बात जो आप ध्यान रखना। तो देखें यहां नोट लगा के लिख लेते हैं। यो नोट हिंदी भाषा में अर्ध स्वरों की संख्या 3 कौन कौन से? य, व, र होती है तथा जो मूल भाषा है, मूल भाषा में यह 4 कौन कौन से?
ये, वे, र और ले। होते हैं। देखें, इसको हम यहां से थोड़ा कट कर लेते हैं। ये यहां लगा लेते हैं, ठीक है। और ये, तो देखें, हमने क्या जाना है कि हिंदी भाषा में अर्ध स्वरों की संख्या वो 3 है, तथा मूल भाषा में देखा जाए तो 4 है। एक चीज और देखें आप, जो अर्ध स्वरों के रूप में देखी जाए कि आपको यदि मान लो इनका क्रम पूछा जाए, मैंने आपके ये जो लिखा है, सॉरी, ये जो स्वरों की जो सॉरी व्यंजनों की संख्या लिखी है, तो ये जो 4 व्यंजन हैं जिसको हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इस अंतःस्थ व्यंजन के रूप में देखा जाए तो इनका सही क्रम क्या होता है। आपको यदि ऐसा प्रश्न कर लिया जाए कि व्याकरण दृष्टि से आप इन वर्णों का या अंतःस्थ व्यंजनों का क्रम, जो क्रम बताइए, तो आप क्रम यह रखेंगे, यह वाला ये क्रम रखेंगे। तो थोड़ा यह भी लिख लेते हैं, नोट व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से अंतःस्थ व्यंजनों का क्रम य, व, र, ल है। ये ध्यान रखना। यह प्रश्न कंपटीशन में पूछा गया है, यह क्रम पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना। तो अंतःस्थ व्यंजनों के बारे में हमने देख लिया कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, और साथ साथ में इन्हें और अन्य किस नाम से जाना जाता है, अर्धस्वरों के रूप में कहा जाता है। तो अर्धस्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो हिंदी में और मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा में इनकी अलग अलग संख्या बताई गई है। वैसे इसको चारों को हम अर्धस्वर माने तो इनका सही क्रम है वो यह वैरल होता है। अब देखें इसके बाद में जो उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन के रूप में आप यदि पढ़ें तो जो वर्ण है, वर्णों के अंदर आप व्यंजनों के अंदर जाएंगे तो वह व्यंजनों में 33 व्यंजन हैं, 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतःस्थ व्यंजन और 4 उसमें व्यंजन। उसमें से यदि आपको उसमें व्यंजन छांटना है तो आप क्या करेंगे, उनमें से जो भी है सबको आप उच्चारण से इस प्रकार जो अपना हाथ है वो अपने मुख के पास में लेके आप उच्चारण करेंगे। तो आप देखेंगे कि स, 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 ह, यानी कहने का मतलब है इन तीनों का उच्चारण करेंगे तो मुख से जो ऊष्मा बाहर निकलेगी, और मुख से ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसी कारण इनका नाम पड़ गया उसमें व्यंजन। तो देखें हम आगे कौन सा पढ़ रहे हैं, उसमें व्यंजन कौन सा है, उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन।
अब उसमें व्यंजन, ये हमारा 3 नंबर का पॉइंट है। अब इसमें संख्या देखें तो 4 ये है, स, स, स और ह, ये 4 है। अब इनको, जो इनकी विशेषता हम थोड़ा लिख लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। अब देखें हिंदी वर्णमाला में, किसमें, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या, वर्णमाला की बात आए, किसकी, वर्णमाला की बात आए तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या टोटल करते हम तो आता है 33। कितने वर्ण आते हैं, जो वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, किन की संख्या, व्यंजनों की संख्या, व्यंजन कितने हैं, 33। ठीक है। और 33 कौन कौन से, तो देखें हमने अभी देखा है, एक तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, एक हमने पढ़ा है अंतःस्थ व्यंजन, और एक अभी जो ऊपर लिखा हुआ है उष्मीय व्यंजन। कौन सा है, उष्मीय व्यंजन। इनकी संख्या 25 और ये 4, ये भी 4, कितने हुए टोटल, 25 और 8 33 व्यंजन। अब हम देखें जो स्वरों की संख्या के रूप में हम पहले जान चुके हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर कितने हैं, टोटल 11, और व्यंजन कितने हुए, 33। तो कुल वर्ण कितने हुए, 33 और 11 44। अब आप देखें ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44, स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ठीक है। तो हमने जो व्यंजनों के बारे में देखा है कि किस प्रकार व्यंजनों के प्रकार हैं, थोड़ा हम व्यंजनों के बारे में जो अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं अन्य प्रकार। अन्य प्रकार, व्यंजनों के अन्य प्रकार के रूप में देखें तो एक पहला व्यंजन मैं लेता हूं, शुंक्त व्यंजन। कौन सा, शुंक्त व्यंजन। अब शुंक्त व्यंजन में देखें तो आप पाएंगे देखिए, आप यदि मान लो क के साथ में श और ए जोड़ेंगे तो आपके बनेगा क्ष, और त के साथ में यदि आप रे जोड़ेंगे तो आपके क्या बनेगा, त्र, और जय के साथ में यदि आप य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज, या इसको हम ज्ञ भी बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण है ज। अब उसके बाद में देखें, और
से के साथ में यदि आप रे जोड़ते हैं तो यह बन जाता है स। तो ये चार हैं, इनकी संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों के रूप में देखा जाए तो इनकी संख्या कितनी है? चार। यह है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं हम संयुक्त व्यंजन के बाद में और जो, तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन ले लिया, अब देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा है? उच्छिप्त व्यंजन। अब देखें, इस उच्छिप्त शब्द का अर्थ है, इसका शब्द का अर्थ है, शब्द का अर्थ है फेंका हुआ व्यंजन। कौन सा? फेंका हुआ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? दो। कौन कौन से हैं? तो देखें, एक तो है ड और एक है ढ। ये आप थोड़ा ध्यान देवें, एक उच्छिप्त व्यंजन के साथ में एक अन्य चीज भी पढ़ते हैं। देखें, आप देखते हैं, मान लीजिए एक यवर्ण है, भाई सॉरी वर्ण है। अब इसमें क्या चीज है? यदि इसमें यह जो बिंदु है, यह यहां भी लगता है, यहां भी लगता है, यहां भी लगता है और यहां भी लगता है। अब देखें किस प्रकार, कैसी हालत में, हालांकि ये कह के नीचे नहीं लगता, मान लीजिए ये इनके नीचे लगा हुआ, तो ऐसे चिन्ह को हम क्या चीज बोलेंगे? और साथ साथ में यह चिन्ह क्या कहलाएगा? यह चिन्ह क्या कहलाएगा? यह भी चिन्ह क्या कहलाएगा? देखें, तो आप देखें, यह है, यह कहलाता अनुस्वार। क्या कहलाता है? अनुस्वार। इसको हम खाली ऐसे ही कर देते हैं ताकि आप समझे, तो माने कि कह के जो नीचे की तरफ इस प्रकार का चिन्ह होता है। आप ऐसे चिन्ह को बोलेंगे पंचमाक्षर। क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। यह चिन्ह है, यह कहलाएगा ताड़नजात। मेरे कहने का मतलब है, इसको हम ताड़नजात भी बोलते हैं, ताड़नजात वर्ण। और यह कहलाएगा नुक्ता। यह सभी चिन्ह हैं, यह अपने अपने स्थान पर अपने अपने जो वर्ण के साथ में जुड़े हैं अपना अलग अर्थ देते हैं। तो देखें, ध्यान रखना यह चीज, जो मैं इनको जो घेरा कर देता हूं, एक यह चिन्ह है, एक यह चिन्ह है, एक इधर और एक इधर की ओर लगता है। ठीक है, तो ये हमने जो यहां पर लिए हैं, यह जो नीचे चिन्ह लगे हुए हैं, ये कौन से चिन्ह है? ताड़नजात। तो हमने उक्षिप्त व्यंजन के बारे में देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगत व्यंजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आगत व्यंजन कौन सा टॉपिक, अब जो आगे हम देखते हैं, ये शायद तक 3 नंबर है। हाँ, 3 नंबर है, 3 नंबर आगत व्यंजन। आगत व्यंजनों के अंदर देखें तो भी जो नुक्ता लगे हुए होते हैं, क ख ग जा, क ख ग जा और फ, इनके जो ये यहां नुक्ता लगा हुआ होता है, ये ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इनको हम आगत भी बोलते हैं। एक जैसे कि मान लीजिए आप एक नाम लिखते हैं ऑफ या ऑफिस, तो ये जो है जिसको हम अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं, इसको भी हम ग्राह्य बोलते हैं, आगत ही है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम देखते हैं 4 नंबर।
4 नंबर जो आगत व्यंजन हो गया। और दूसरी एक बात की जाए तो गोल व्यंजन की चर्चा करते हैं, जो गोल व्यंजन। तो देखें गोल व्यंजन किस प्रकार होते हैं। गोल व्यंजन आप खुद पहचान जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है जो व्यंजन इस प्रकार हो और नीचे से यहां से गोल हो, यहां से क्या हो, गोल हो, उसको हम गोल व्यंजन कहते हैं। तो बड़ा सरल है, सिंपल है। देखें आप इधर जो हमारे यहां पर लिखे हुए हैं व्यंजन, ये पहले इसमें छांट लेते हैं कितनी गोल व्यंजन है। तो आप देखें इधर, तो इसमें ये एक मिला, ये एक, ठीक है। उसके बाद में इस लाइन में नहीं है, एक ये मिला, देखें ये और एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और इस लाइन में ये रहा, इसमें नहीं है। कितने हुए, 3 3 6 एक साथ। नेक्स्ट इधर जाते हैं, इसमें नहीं है, इसमें एक ये रहा। समझ आई कुछ आपको बात? तो देखें इसको हम थोड़ा वैसे ही लिखेंगे, जैसे आगे जो लिख करके सभी को, उसके बाद में फिर हम 11 बनाएंगे ताकि थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाए। ये तो गोल व्यंजन पहले हम लिख लेते हैं। देखें ये जो हमने व्यंजन लिख लिए हैं, अब व्यंजनों हम छंटनी करते हैं उनकी जो नीचे से गोल की ओर है। तो मैंने आपको बताया एक तो ये रहा और एक ये रहा और फिर इस लाइन में आपको 4 मिलेंगे, ये और कितने हुए, और 4 2 6 और एक बच गया ये 10। और फिर इधर देखें एक योग है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। कौन कौन से हुए भाई, तो आप देखो ये एक 8 है, एक 6, एक ट ठ ड और ढ और द और एक ह। एक आप एक अच्छी सी और विशेषता देखिए, आपको अच्छी तरह पता है, आप पिछली छोटी कक्षाओं से भी जो वर्णों को यानी व्यंजनों को आधा यानी स्वर रहित लिखते हैं, तो आप स्वर रहित व्यंजनों को लिखने का तरीका आपका क्या रहता है, कभी आप खड़ी पाई हटाते हैं, कभी आप खड़ी पाई से जो आगे जो निकला हुआ है उसका पैर काटते हैं, और तो कभी आप गोल व्यंजनों को भी आधा करते हैं यानी स्वर रहित करते हैं।
तो स्वर रहित व्यंजन करने के लिए कुछ नियम है, यह आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, फिर हालांकि हम आगे और पढ़ेंगे। तो देखें, यदि आप स्वर रहित व्यंजनों को लिखना चाहते हैं तो क को किससे लिखेंगे? तो याद रखना, आप देखें, यह मान लीजिए एक जो वर्ण लिख रहे हैं, इसमें एक शिरोरेखा और ये खड़ी पाई, दो तो होते कईयों में नहीं होगा। तो आप देखें, यदि इसमें शिरोरेखा और खड़ी पाई है और उसमें जो लिखा हुआ जो वर्ण है या व्यंजन है वो इस प्रकार आगे की ओर जा रहा है, इधर आगे की ओर, यदि वह इस प्रकार आगे की ओर जा रहा है तो उसको आधा करने के लिए आप क्या करते हैं? इसको नीचे से इस प्रकार काट देते हैं, यही करते हैं। तो इस प्रकार आधा करने के लिए हम दो प्रकार के जो वर्णों, जो व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं, दो ही है, एक फ और एक ये क, इन दोनों को आधा करते हैं। इसकी यहां से ये टांग काट दी और एक है इसकी यहां से, और आप देखें सब खड़ी पाई से कोई आगे नहीं गया हुआ है, खड़ी पाई से कोई आगे नहीं गया हुआ है, देखो कोई नहीं गया हुआ है, ठीक है। एक दूसरा इस व्यंजनों को स्वर रहित लिखने के लिए दूसरा प्रकार यह है, यदि मान लीजिए कोई एक नाम है, जैसे कि एग्जाम्पल चाय, तो इसको आधा करनी है, स्वर रहित करने के लिए आप क्या करते हैं? इसकी ये जो डंडी है इसको क्या करेंगे? आप काट देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम इसको, इस डंडी को काट देते हैं, ये तो ये क्या हुआ? आधा हो जाएगा, ये आधा हो गया। अब देखें, इसी प्रकार आप, तो कहने का मतलब है जो खड़ी पाई हटा करके आप स्वर रहित कर सकते हैं व्यंजन को। तो इसमें देखें, ख भी हो जाएगा, ग भी हो जाएगा, आड़े भी हो जाएगा, च, ज, झ, य, ये उतरेंगे सबके, जिनके साथ खड़ी पाई है, खड़ी पाई को क्या कर दो? आप हटा दो। लेकिन जो खड़ी पाई से आगे गया हुआ है उसके क्या करेंगे आप? खड़ी पाई से आगे का ये यहां से इसका पैर काटेंगे, दोनों का, हो गए। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी व्यंजन बचे हैं जिसके खड़ी पाई भी नहीं। अब यदि खड़ी पाई नहीं है, उसको भी आपको स्वर रहित लिखना है, तो क्या करेंगे? तो देखें, ये जो बचे हैं ये गोल व्यंजन यही आते हैं, और इनको आधा करने के लिए आपके पास नियम रहेगा कि इसके नीचे आप क्या करेंगे? हलंत लगाएंगे। इसे ध्यान रहे, तो हलंत लगाएंगे, हलंत लगा के उसको क्या करेंगे? आप आधा करेंगे, तो वे हलंत लगने वाले यह है। अब आप देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए एक ट्रक नाम है, अब इसके यह है, आप बोलेंगे ये, अब छोटी कक्षाओं के अंदर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें ये दो क्या चीज है। इसमें याद रखना क्या चीज है, देखें, ये हलंत है और ये रे है। तो जैसे मान लीजिए एक नाम है क्रम, इसमें ये रे है, ठीक इसी प्रकार ये रे है, और ये इसकी क्या है? हलंत है। तो ये थोड़ा बेसिक ध्यान रखना आप। तो हमने आज जो पढ़ा है गोल व्यंजनों के बारे में। अब गोल व्यंजनों के बारे में पढ़ने के बाद में थोड़ा और देख लेते हैं एक दो, जैसे एक रेफ वर्ण है जिसको हम रे को बोलेंगे, ये कौन से क्रम में आता है? 4 नंबर। कौन सा है? रेफ वर्ण, रेफ वर्ण। अब रेफ वर्ण की बात आती है तो इसमें रे आता है। अब ये रे क्या करता है? 2-3 रूपों में आता है। जैसे मान लीजिए एक नाम है करम, इसमें ये ऊपर की ओर आया, ये रे, एक तो इसका ये प्रकार था। एक दूसरा देखें नाम है, जैसे कि मान लीजिए ये कम, इसमें यह यहां पर आया है, ये, ठीक है। एक मान लीजिए नाम है, मान लीजिए सदाचार, इसमें यह जो रे मूल रूप में आया है। तो आप देखें रे के कितने रूप हुए हैं? रे के कितने रूप हुए? 3। कौन कौन से? तो देखें, ये 3 रूप हुए, और इसी रे को हम क्या कहते हैं? रेफ वर्ण कहते हैं। ठीक देखें, इसी प्रकार जो रेफ वर्ण के अलावा ये जो आपको सदाचार हम इधर लिख देते हैं, ये सदाचार,
ये सदाचार। ठीक है, तो ये रे के 3 रूप हैं। अब नेक्स्ट हम 5वां टॉपिक लेते हैं, इधर यही लगा लेते हैं 5वां टॉपिक, जिसमें हम लुंठित वर्ण को ले लेते हैं। लुंठित वर्ण। अब लुंठित वर्ण के रूप में देखें आप, तो लुंठित को प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं, और वो जो ये रे हो गया, सॉरी, इसी को ही हम लुंठित वर्ण और एक प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं, प्रकंपित वर्ण। अच्छा, ये हो गया, ये कौन सा है? रेफ वर्ण। तो रेफ वर्ण हो गया। एक रेफ वर्ण के अलावा एक पार्श्विक होता है जिसमें हम ले को लेते हैं, और जो ये 5वां यहां लगाते हैं। कौन सा नाम रखा हमने? पार्श्विक। ये पार्श्विक व्यंजन। अब जो प्रकंपित या लुंठित या रेफ रे हो गया, पार्श्विक व्यंजन में आप लेते हैं किसको? लेख। किसको लेंगे? लेख। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नासिकीय व्यंजनों की थोड़ी बात कर लेते हैं। कौन से? नासिकीय, और ये हमारा 6 नंबर पर का है, नासिकीय। नासिकीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों का अंतिम 5वां वर्ण है, उसको हम नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। और जिसमें हम देखें पहली लाइन में, जैसे हम हड़े लिखा था, हमने ये लिखा था, ने लिखा था, और एक हणे था और एक मैं था। इनका नाक से उच्चारण होने के कारण इसको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। हो गया। और अब हम दूसरा प्रकार के रूप में देखें तो थोड़ा जो गूंज के आधार पर जो वर्णों के प्रकार कितने होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हो जाएंगे, उसको देखेंगे। और जैसे श्वास, जो प्राणवायु जो बाहर की ओर निकले तो उसमें कम मात्रा के अंदर निकले, अधिक मात्रा में निकले, तो उसमें भी हम वर्णों के प्रकार बांटते हैं, जिसमें अलप प्राण और महाप्राण कहते हैं। और गूंज के आधार पर, यानी कहने का मतलब है घोष के आधार पर, घोषत्व की आधार यदि बना दिया जाए तो वर्णों के प्रकार होते हैं 2, एक घोष और एक जिसको हम सघोष बोलते हैं, और एक होता है अघोष। तो घोष शब्द का अर्थ है गूंज। तो थोड़ा वर्णों का एक और प्रकार ले लेते हैं। याद रहे, ये वर्णों का ही प्रकार है। वर्णों का हालांकि हमने प्रकार देख लिया है। वर्णों का प्रकार हम देखा, हमने जो स्वर पढ़ लिए, स्वर और व्यंजन 2 पढ़ लिए, और स्वर और व्यंजन में भी हमने जो अलग अलग स्वरों के प्रकार देख लिए, व्यंजनों के प्रकार देख लिए। अब हम थोड़ा फिर जो एक शरीर में उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें थोड़ा देख लेते हैं। और उच्चारण की दृष्टि में आधार मानते हैं हम गूंज का। तो जो पहला लेते हैं गोष्ठे, अर्थात गूंज के आधार पर वर्णों के प्रकार। अब गूंज के आधार पर वर्णों के प्रकार देखे हैं तो हालांकि आपने पढ़ा होगा पहले जो घोष और अघोष होता है। तो एक है अघोष, एक होता है सहघोष या घोष या सहघोष। घोष भी लिख सकते हैं आप इसको, और सहघोष भी लिख सकते हैं। ये अब आपको ऐसा पूछ लिया जाए, याद रखना यह चीज, इनके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। अब घोष और जो अघोष, या अघोष और सहघोष। अब अघोष में कौन कौन आएंगे? तो अघोष में आप देखें, अघोष में एक आता है पहला, दूसरा, स, और श। पहले दूसरे का मतलब क्या हुआ? वर्गीय व्यंजन में यदि आपको कहीं पर भी ऐसा बोल दिया जाए पहला वर्ण, संधि के अंदर अधिकांश थे जो परिभाषा के रूप में हम मानते हैं उसको,
संधि को, तो उसमें क्या चीज होती है, हम ऐसे ही लेते हैं कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण। तो इसका मतलब आप यह समझना, जो ये वर्गीय व्यंजन है, इधर देखें आप, जो हमने अभी पढ़ा है, यही देख ले, यह वर्गीय व्यंजन, इनकी बात नहीं है, केवल इनकी बात है 25 वर्णों की। यदि आपके पहला वर्ण की बात आए तो ये पहले होंगे, क छ ठ थ प। यदि आपके दूसरे की तो ख छ ठ थ प। तो इसी प्रकार ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा। कहने का मतलब पहले वर्ण में 5 आएंगे, दूसरे में भी 5 आएंगे, तीसरे में 5, चौथे में 5 और पांचवें में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो देखें, लिखा है कि घोष और जो अघोष और घोष या सघोष, और इसमें घोष के अंदर है कौन कौन आते हैं, तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और जो शेष है। तो पहले में कितने आए, 5। तो देखें इसकी जो टोटलिंग करते हैं कितने हो गए टोटल, ये 5 हो गए, और ये भी कितने हुए, 5, और ये कितने हुए, 3। तो टोटल कितने हुए, 13। ये 13 जो वर्ण आते हैं इसमें किस में आते हैं, ये अघोष में आते हैं। ठीक है, अब रही बात दूसरी, जो घोष या सघोष की बात करें तो बाकी इसमें कर दो। तो इसमें कौन कौन से आएंगे देखें, अब इसमें पहला दूसरा हो गया, तो तीसरा, चौथा, पांचवा है इधर आ जाएगा। तो य, व, र, ल और है, और इसके साथ में हम सघोष में स्वरों को भी ले लेंगे। किनको ले लेंगे, स्वरों को भी। तो इनकी संख्या कितनी होती है देखें, तो इनकी संख्या में आप यदि टोटलिंग करेंगे तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए। कहने का मतलब तीसरा 5 कौन से, अभी मैंने आपको बताया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरे में ये 5, चौथे में ये 5, पांचवें में ये 5। तो ये, और ये कितने हुए, ये 5 हो गए, और स्वरों की संख्या कितनी हुई, 11। तो टोटल 20, 10, 30 और 31, ये कितने हुए, 13। तो 31 और 13 44। तो हमने जो घोषत्व के आधार पर जो प्रकार बांटे हैं, वर्णों के प्रकार हैं, उसमें अघोष और सघोष हैं। घोष का जो मैंने अर्थ बताया, घोष का शाब्दिक अर्थ क्या है, गूंज, अर्थात गूंज के आधार पर प्रकार बांटे वर्णों के। तो प्रकार 2 होते हैं, घोष और सघोष। एक थोड़ा और ले लेते हैं हम, जो इसमें श्वास वायु के बाहर जाने के रूप में देखा जाए तो उसमें कौन सा प्रकार आएगा, तो वो ले लेते हैं। ठीक है ना, तो हमारा दूसरा जो यहीं पर टॉपिक है, उसमें कौन सी चीज आएगी, जो श्वास वायु, श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर यदि आप प्रकार देखें तो इसमें भी कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होंगे, तो इसमें प्रकार होंगे, जो एक होता है अलप प्राण, अलप प्राण, और एक होता है महाप्राण। कौन सा होगा, महाप्राण। अब अलप प्राण के अंदर यदि आप जाएं तो इसमें कौन से होंगे, इसमें कौन से होंगे, तो इसमें होते हैं 1, 3, 5, य, व, र और ल हो गए। तो या व र ल हो गए, और साथ साथ में हम अलप प्राण में स्वरों को भी लिख लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। और बाकी कौन रहा, एक 2, एक 4, एक स और है, ये आते हैं महाप्राण में। अलप प्राण का मतलब क्या है, अलप प्राण का मतलब है श्वास वायु कम मात्रा में बाहर की ओर आए, वो होते हैं अलप प्राण, और अधिक मात्रा में यदि बाहर आए तो
महाप्राण। तो इसमें 1 3 5 य वरल है और एक स्वर होता है, और है इसमें शामिल नहीं, उसमें देखें यह वह रहले के साथ में है था, लेकिन यहां पर नहीं है। तो ये 2 4 और 6 है, ये होते हैं। अब इनकी संख्या यदि टोटल लिखी जाए तो आप टोटलिंग कर सकते हैं। तो देखें इसमें भी टोटलिंग कर लेते हैं हम, कितनी होती है देखें। 5 इसमें होगा, 5 और 5 10 5 15, 15 और 4 19, 19 और 11 30। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 30 या 30। अब देखें, अब बाकी आप कहेंगे फिर 44 में 14 इनके बचेंगे। तो देखें 5 5 10 10 और ये 4 14, ये 14। तो हमने क्या पढ़ा है आज, दोबारा थोड़ा देख लेते हैं। ये हमने वर्णों के भेद के बारे में मैंने आपको बताया, स्वर के विषय में हमने पिछली कक्षा में देख लिया था, और व्यंजन की परिभाषा ली कि मुख से उच्चारित अस्वतंत्र ध्वनि क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। और फिर व्यंजन में अस्वतंत्र ध्वनि का आधार देगा कि यह स्वतंत्र कैसे हैं, कैसे कह सकते हैं आप अस्वतंत्र है? तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, तो कहने का मतलब स्वरों को बोला जाता है साथ में, ऑटोमेटिक आती है, इसी कारण क्या चीज है ये व्यंजन। और ठीक इसी बाद में देखें, और जो व्यंजन अस्वतंत्र हैं, व्यंजनों के प्रकार में देखें तो सामान्यतः इसके 3 प्रकार देखे हमने, स्पर्श, अंत्यस्थ और उसमें व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने 25 लिए, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि एक वर्ग बनता है, इनकी संख्या 25 है। फिर देखें अंतःस्थ व्यंजन में मैंने बताया आपको य र ल व, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है, और इनको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। अब मैंने बताया आपको अर्धस्वर किस प्रकार हुए, तो ये आधार बनाया यहाँ पर कि ई से जो भिन्न स्वर साथ में जुड़ेंगे यण संधि के रूप में देखें तो आप यह बनाएंगे, ओ से वे और री से रे और लरी से ले। फिर बात आई भाषा की कि किस भाषा में कितने कितने अर्धस्वर है, तो मैंने आपको बताया हिंदी भाषा में लरी नहीं होता है, लरी नहीं होता है, तो हिंदी भाषा में 3 ही अर्धस्वर है। जबकि जो मूल भाषा की बात आ जाए तो मूल भाषा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखें तथा मूल भाषा में 4 है, य व र ल। इसका क्रम यदि व्याकरण की दृष्टि से क्रम पूछा जाए तो क्रम रहेगा य व र ल, य र ल लिखा है, इसका सही क्रम य व र ल। ठीक इसी के बाद में देखा उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन में 4 व्यंजन थे, और चारों व्यंजनों की संख्या के बाद में देखा हमने कि फिर हिंदी भाषा के अंदर कुल वर्णमाला में वर्ण कितने बने, तो वर्णमाला में वर्ण है जो 33 व्यंजनों को पढ़ा, 11 पिछली कक्षा में हम जो स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 44 टोटल कितने हुए जो ये वर्ण हो गए। और फिर जो यहाँ व्यंजनों का जो वर्गीकरण भी कर लिया कि अंत्यस्थ, स्पर्श और उसमें जो कितने कितने पढ़े हमने। उसके बाद में देखिए अन्य प्रकार, अन्य प्रकार में हमने पहला लिया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बना है, जो अक्ष त्र ग श्री, इसको बोला अक्ष और त्र ग श्री, और ग को हम बोलते हैं जय, जय बोलते हैं। फिर देखें आगे उक्षिप्त व्यंजन, जिसको हम फेंका हुआ व्यंजन भी बोलते हैं, इसमें 2 व्यंजन लिए थे, और ये नीचे का जो चिन्ह है इसको हम ताड़ंजा चिन्ह बोलते हैं, इधर जो नुक्ता लगता है इधर पंचमाक्षर है, ऊपर अनुस्वार लगता है। ठीक उसके बाद में देखें जो आगत, आगत में मैंने आपको ये जो 5 वर्ण बताए, और उसके बाद में देखें गोल व्यंजन। गोल व्यंजन में किस प्रकार आप जो व्यंजन को स्वर रहित कर सकते हैं उसके बारे में हमने जानकारी लिया। ठीक उसके बाद देखें इनकी जो संख्या के बारे में देखा तो कितनी संख्या? 8 है। रेफ वर्ण की बात आई, रे को रेफ वर्ण बोलते हैं, इसको हम लोठित वर्ण बोलते हैं, प्रकंपित वर्ण बोलते हैं, इसके 3 रूप होते हैं। उसके बाद पार्श्विक वर्ण है जो हम व्यंजन के रूप में ले लेते हैं। उसके बाद नासिकीय में ये 5 लिया हमने, इसकी संख्या कितनी है? 5 है। ये 5वें जो वर्गीय व्यंजन में 5वें जो क्रम में रहते हैं। उसके बाद में हमने घोष और श्वास वायु के आधार पर देखा, तो इसके भी 2 प्रकार हैं। घोष में कौन कौन शामिल है, अघोष में कौन कौन शामिल है, इधर अलग प्राण में कौन कौन शामिल है, महाप्राण में कौन कौन शामिल है, उसके बारे में हमने देखा। तो साथियों इसी प्रकार आप हमारे साथ में जुड़े रहे। धन्यवाद।